हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अपन को एन स्टेयर्स दे के रखी है जिससे अपन टॉप पे पहुंच सकते हैं, और अपन या तो एक बार में एक कदम चल सकते हैं या तो दो कदम चल सकते हैं। अपन को निकालना है कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज है जिसमें अपन टॉप पे पहुंच जाए। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल ले, इनने अपन को काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो अपन एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि लेट्स से 4 है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स 4 है। तो सबसे पहले मैं एक स्टेयर चल सकता हूँ, उसके बाद मैं एक स्टेयर चल सकता हूँ, एक स्टेयर चल सकता हूँ, फिर एक स्टेयर चल सकता हूँ। इससे मैंने टोटल ऑफ 4 स्टेयर्स चल ली, तो ये एक वे हो गया। दूसरा वे हो सकता है, सबसे पहले मैंने चली एक स्टेयर, फिर चली दो स्टेयर, फिर चली एक स्टेयर। एक और वे हो सकता है एक स्टेयर, एक स्टेयर, दो स्टेयर। एक और हो सकती है, वो है दो स्टेयर, दो स्टेयर। एक हो सकती है दो स्टेयर, एक स्टेयर, एक स्टेयर, है ना। इससे अपने पास आई गेस टोटल यही वेज बन रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच और भी वेज बन सकते हैं, आई डोंट नो। बट अपन को एस से टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, कितने वेज बन सकते हैं जिससे अपन टॉप पे पहुंच पाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन जनरली होते हैं रिकर्शन से, एंड कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं डीपी में कन्वर्ट। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन डीपी का है या नहीं है, वो सोचने से पहले हमेशा इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको डीपी में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा रिकर्शन का कोड लिखो, उसको सबमिट करो। टीएलई आ रहा है मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है, वो क्वेश्चन डीपी का है ना। ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन डीपी का है और इसको मेरे को डीपी से ही सॉल्व करना है। और अगर डीपी का समझ भी आ जाए आपको, फिर भी आपको सबसे पहले रिकर्शन से सॉल्व करना ही है, क्योंकि डीपी का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहता है अगर आपने उसको रिकर्सिवली इसको सॉल्व कर दिया है तो। ठीक है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दे रखी है इनने टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेयर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मुझे 5 स्टेयर्स दे के रखी है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक बार में दो ऑप्शन ही है, एक बार मेरे पास दो ऑप्शन ही है। या तो मैंने एक स्टेयर चलनी है या तो मेरे को चलनी है दो स्टेयर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टेयर चलता हूँ या मैं चलता हूँ दो स्टेयर्स, तो अब मेरे को चलनी पड़ेगी, अगर मैंने एक स्टेयर चली तो अब मेरे लिए चार स्टेयर्स बची है। अगर मैंने दो स्टेयर्स चली है, एक बार में मैं 5 से 0 से 2 कदम चल गया हूँ, तो अब मेरे को टोटल ऑफ 3 स्टेयर्स और चलनी है। ठीक है, अगेन मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं 4 में भी, कि यार मैं अब एक स्टेयर चलूँ कि दो स्टेयर चलूँ, है ना। तो अगर मैं एक स्टेयर चलता हूँ, इस केस में वापस से एक स्टेयर चलूँ कि दो स्टेयर चलूँ, अगर मैं एक स्टेयर चलता हूँ तो अब मुझे चलने पड़ेंगे 3 स्टेयर्स, और अगर मैं दो स्टेयर्स चलता हूँ तो मुझे चलने पड़ेंगे दो स्टेयर्स और, है ना। ठीक है, ऐसे अपन और इस ग्राफ को और नीचे ले जा सकते हैं कि यहाँ पे है एक स्टेयर, यहाँ पे है दो स्टेयर, अब 3 पे मैं कितनी स्टेयर्स चलूँ। अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अपन सिर्फ 4 स्टेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, 5 का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, है ना। तो अपन सिर्फ 4 का एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल लेट्स से मेरे पास स्टेयर्स थी 4, है ना। टोटल स्टेयर्स थी 4। सबसे पहले मैं दो में से एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं चल सकता हूँ एक स्टेयर या तो मैं चल सकता हूँ दो स्टेयर। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं दोनों पर ट्राई कर लेता हूँ। तो अगर मैं एक स्टेयर चलूँगा तो मेरी टोटल 3 स्टेयर्स बचेगी, अगर मैं दो स्टेयर्स चलूँगा तो मेरी टोटल ऑफ 2 स्टेयर्स बचेगी। ठीक है, ठीक है। अब 3 में मेरे पास वापस से दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं एक स्टेयर चल लूँ या मैं दो स्टेयर चल लूँ। अगर मैं चलता हूँ एक स्टेयर तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, अगर मैं चलता हूँ दो स्टेयर तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है ना। ठीक है, और अपन समझते हैं, अब अपन देख लेते हैं ये दो स्टेयर का एग्जाम्पल। दो स्टेयर में या तो मैं चलूँगा एक स्टेयर या तो मैं चलूँगा दो स्टेयर, है ना। तो अगर इसमें एक स्टेयर है और दो स्टेयर है, ओके, अगर मैं एक स्टेयर चलता हूँ तो कितना होगा, मेरी अब एक स्टेयर बची। दो स्टेयर चलता हूँ तो कितना होगा, मेरी 0 स्टेयर्स बची। अगर मेरी 0 स्टेयर्स बचती है तो मतलब मुझे एक रास्ता मिल गया है, मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। मैं समझाता हूँ अभी कैसे, बट ठीक है चलो आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे दो स्टेयर्स थी, दो स्टेयर्स में फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एक स्टेयर चल या दो स्टेयर चल। ठीक है, एक स्टेयर चलता हूँ तो मेरा एक बचता है, दो स्टेयर चलता हूँ तो मेरा 0 बचता है। यहाँ पे एक स्टेयर वापस से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक स्टेयर चलूँ या तो मैं दो स्टेयर चलूँ, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। ओके, या तो मैं चलूँ एक स्टेयर या तो मैं चलूँ
2 स्टेयर, है ना। एक स्टेयर चलने पे और 2 स्टेयर चलने पे क्या क्या अपने पास बचती है। एक स्टेयर चलने पे मेरे पास बचेगी 1 स्टेयर और 2 स्टेयर चलने पे मेरे पास बचेगी 0 स्टेयर और 0 स्टेयर मतलब कि मेरे को एक रास्ता मिल गया है। 1 स्टेयर मतलब कि मेरे को अभी भी कुछ स्टेयर्स है जो मेरे को चलनी पड़ेगी। तो इसमें वापस से मैंने ट्राई किया कि यार या तो 2 स्टेयर चलनी पड़ेगी या तो उसको 1 स्टेयर चलनी पड़ेगी। अब देखना इसमें क्या होगा, इसमें एक केस में मेरे पास 0 आ जाएगा और एक केस में -1 आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो अपन इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 0 और -1, पहले ही पूरा ग्राफ बन जाना तो आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो वो चलेगा 1 स्टेयर या तो वो चलेगा 2 स्टेयर और दोनों के केस में एक केस में 0 आ जाएगा, एक केस में -1 आ जाएगा। अब चलो ठीक है, इसको वापस से अपन रीड करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे को चलनी थी 4 सीढ़ियाँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं चलूँ 1 सीढ़ी या तो मैं चलूँ 2 सीढ़ी। मैंने अगर सोच लिया कि मेरे को 1 सीढ़ी चलनी है, तो मैंने अगर सोच लिया कि मेरे को 1 सीढ़ी चलनी है तो फिर मेरे पास क्या हो गई, टोटल 3 सीढ़ियाँ बची है चलने के लिए। अब 3 सीढ़ियों में मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1 सीढ़ी चलूँ या तो मैं 2 सीढ़ी चलूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया यार 1 सीढ़ी चलता हूँ, है ना। मैंने सोचा कि मैं 1 सीढ़ी चलता हूँ। अब मेरे पास बची वापस से 2 सीढ़ी, क्योंकि 3 में से 1 सीढ़ी चल ली तो मेरे पास बची 2 सीढ़ियाँ। 2 सीढ़ी में मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1 सीढ़ी चलूँ 2 सीढ़ी चलूँ। 1 सीढ़ी चली, मेरे पास 1 सीढ़ी बची। फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1 सीढ़ी चलूँ कि 2 सीढ़ी चलूँ। 1 सीढ़ी चली, मेरे पास अब एक भी सीढ़ी नहीं बची। अगर एक भी सीढ़ी नहीं बची तो अभी तक मैंने क्या क्या यूज़ कर लिया है, मैं ये एक बार चल गया हूँ, 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 तो मेरा एक आंसर आ गया 1 1 1 1, एक ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अगर मैं ये लास्ट वाली स्टेयर पे डिसाइड करता कि मेरे को 2 सीढ़ियाँ चलनी है तो मेरा आंसर आता -1। -1 मतलब कि मैं यहाँ पे 2 सीढ़ी चल ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 सीढ़ी चल ही नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को यहाँ से एक भी आंसर नहीं आएगा, है ना। अगर मैं लास्ट में डिसाइड करता हूँ कि 2 सीढ़ियाँ चलनी है तो मैं यहाँ से मेरा एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अपन ऐसा नहीं कर सकते, अपन एक सीढ़ी ऊपर नहीं पहुँच सकते, अपन को करेक्ट nth सीढ़ी तक पहुँचना है, अपन को करेक्ट 4थी सीढ़ी तक पहुँचना है, तो यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन आए यहाँ पे, इधर जब अपने पास 2 सीढ़ियाँ बची थी तब अपन ने 1 सीढ़ी पे तो चले गए, 2 सीढ़ी वाले पे देखते हैं। 2 सीढ़ी वाले पे अपन को सीधे 0 आंसर आ गया, मतलब कि ये भी एक रास्ता है और ये रास्ता क्या था, 1 1 2। ठीक है, तो 1 1 2 भी एक रास्ता बन गया है अपना, टोटल 4 सीढ़ी चढ़ने का। और देखते हैं अपन यहाँ पे 3 पे 2 वाला ऑप्शन देखते हैं। अब 2 वाले ऑप्शन में फिर बचती है 1 सीढ़ी। अगर जब मेरे पास 3 स्टेयर्स बची थी और अगर मैं 2 स्टेयर्स चढ़ जाता एक बार में तो मेरे पास बचती 1 स्टेयर्स। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1 सीढ़ी चढ़ूँ 2 सीढ़ी चढ़ूँ। 1 सीढ़ी चढ़ूँगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, 2 सीढ़ी चढ़ूँगा तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या बन गया है अपना, एक सीढ़ी चली बची 3, 2 सीढ़ी चढ़ी बची 1, 1 सीढ़ी चढ़ी बची 0। तो ये हो गया 1 2 1। ऐसे कर करके रिकर्शन से अपने पास आंसर आते जा रहे। ठीक है, चलो अपन ऐसे सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ कि आप राइट हैंड साइड के ट्री का ड्राई रन कर लो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड का समझा, आप राइट हैंड साइड के ट्री का ड्राई रन करो। ठीक है, ये रिकर्शन का है, अपन क्वेश्चन को समझते इसमें रिकर्शन अप्लाई कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, अब अपन एक चीज़ समझते हैं, वो क्या चीज़ है कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जब मेरे को चलनी थी, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को चलनी है टोटल ऑफ 2 सीढ़ियाँ। 2 सीढ़ी चढ़ने के कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ तरीके ही होंगे, है ना। 2 सीढ़ी चढ़ने के कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ तरीके ही होंगे। वो क्या होंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ 2 सीढ़ी चढ़ने के क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट मैं 2 सीढ़ी चढ़ जाऊँ, एक तरीका है 1 और 1। ठीक है, 2 सीढ़ी चढ़ने के यहाँ पे भी वो 2 तरीके ही मिल रहे हैं, सेम तरीके मिल रहे हैं। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ना अपन ये चीज़ 2 बार कर रहे हैं, ये वाला काम 2 बार कर रहे हैं। अपन ने 2 सीढ़ी वाला काम यहाँ पे भी किया है, अपन ने 2 सीढ़ी वाला काम यहाँ पे भी किया है। तो ये काम होता है रिकर्शन में। सबसे पहले अपन रिकर्शन का कोड लिख लेते हैं समझने के लिए। अभी तक अपन ने जो चीज़ें ग्राफ से समझी है ना, उसको अपन कोड में लिख के देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो अपन ने क्या बोल रहे हैं अपन हमेशा कि ना, अगर मेरा n 0 आ गया मतलब मुझे एक रास्ता मिल गया है। अगर मेरा n 0 पे आ गया मतलब मुझको एक रास्ता मिल गया है, और वो रास्ते से मैं क्या करूँगा, इफ़ n is equals to 0 it means that I have found a way and in that case we are going to return 1। और अगर n less than 0 है, अगर n less than 0 है तो उस केस में अपन रिटर्न 0 ही करेंगे, मतलब ये कोई रास्ता ही नहीं, कुछ वैलिड रास्ता ही नहीं है ना। ठीक है, अब अपन को जो आंसर रिटर्न करना है, वो जो आंसर होगा ना,
वो होगा क्लाइंब स्टेयर्स, STAIRs, स्पेलिंग सही है ना? सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। n-1 प्लस n-2। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे टोटल आंसर्स या तो एक सीढ़ी चढ़ने पे आएंगे या तो 2 सीढ़ी चढ़ने पे आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, टोटल ऑफ राइट हैंड साइड का ट्री प्लस लेफ्ट हैंड साइड का ट्री, राइट हैंड साइड का ट्री या लेफ्ट हैंड साइड का ट्री, ये हो जाएगा मेरा टोटल। और बस ये किया एंड इसके बाद मेरा आंसर आ जाना चाहिए। रन करके देखते हैं अपन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, रिकर्सिवली इतना हुआ है, बट अपन ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ देख सकते हो आप कितना कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है इसका। रिकर्शन में इसका कोड पर कितना छोटा है, अपन इसको सबमिट किया है, अब देखते हैं अपना क्या आंसर आता है। तो सबमिट करने के बाद TLE आ रहा है, मतलब कि अपना रिकर्शन का कॉन्सेप्ट एकदम सही है। कहीं ना कहीं अपन कुछ चीज़ें रिपीट कर रहे हैं रिकर्शन में। TLE मतलब कि अपन कुछ चीज़ें रिपीटेडली कर रहे हैं, जो अपन को ला रहा है TLE। तो अपन को इस क्वेश्चन कन्वर्ट करना पड़ेगा DP में, ताकि जो चीज़ें अपन रिपीटेडली कर रहे हैं उनको नहीं करें। अब वापस से अगर अपन ग्राफ पे जाए तो इसमें अभी तो अपना ग्राफ बहुत छोटा है क्योंकि अपन ने टोटल 4 सीढ़ियाँ ली है। तो इसी के अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करूं, अगर इसको लेता हूं मैं ऑरेंज और इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये 2 वाला जो है, ये 2 वाला है ना, ये 2 बार आ रहा है, मतलब 2 वाला नोट 2 बार आ रहा है। अगर मैं इसका आंसर एक बार निकाल के स्टोर कर लेता और यहाँ पे मैं सीधे जो आंसर आया था वो ही रिटर्न कर देता यहीं से सीधे डायरेक्टली, मेरे को नीचे वाला ग्राफ कॉल नहीं करना पड़ता। तो देखो मेरे कितने सारे कॉल्स बचते, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 1 वाला नोड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार 1 वाला नोड रिपीट हो रहा है। तो ये 3 कॉल्स भी मैं बचा सकता था, इनके नीचे भी कुछ कॉल्स हो रहे हैं, 1 के नीचे भी 2 कॉल्स हो रहे हैं, ये भी मैं बचा सकता था, है ना। अभी तो ग्राफ अपना छोटा है, फ्यूचर में जाके बड़े बड़े नोड के रिपीटेड कॉल होते हैं। जैसे आप देखोगे 4 के कितने सारे कॉल्स हैं, और अपन को दे रखा है इनने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती है 45। मतलब कि 4 4 10 10 जैसे अगर रिपीटेटिव कॉल्स हो रहे हो अपने, तो अपनी कितने सारे एक्स्ट्रा कॉल्स बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन के अपने कितने सारे एक्स्ट्रा कॉल्स बढ़ जाते हैं। अपन को वो कॉल्स बचाने हो तो इसलिए अपन यूज़ कर सकते हैं DP। और DP में अपन को क्या स्टोर करना है, DP में अपन को ये स्टोर करना है कि अगर यहाँ पे अपने पास 2 से आंसर आ गया है तो अपन उसको डायरेक्टली कहीं पे स्टोर कर सकते हैं ना, उसको वापस से कॉल करने की ज़रूरत क्या है ना। तो इसको अपन सबसे पहले आप समझते हैं DP में, कि इसको DP में अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम अगर आपको रिकर्शन अगर कभी समझ नहीं आ रहा हो, सबसे पहले अपन वो देखते हैं रिकर्शन में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकर्शन था मेरा n=3 के लिए, ठीक है, n=3 के लिए था मेरा रिकर्शन, है ना। मैंने पूरा रिकर्शन का चार्ट बना रखा है। रिकर्शन में जनरली अपन को ऐसा सोचना चाहिए कि ना अपन क्या कर रहे हैं, अपन सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे अच्छा अपन को ये सोचना चाहिए कि अपन सेम दिखने वाले फंक्शन को कॉल किया है, अपन ने सेम दिखने वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ये एक फंक्शन था जो अभी अपन ने लिखा है रिकर्सिवली, है ना, जो अपना रन हो रहा है ना। अब वैसे सेम फंक्शन को अपन ने कॉल किया है। अपना लेफ्ट कॉल क्या था कि अपन ने 3 की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर दी है, तो ये गई है 2। अपना राइट कॉल क्या था कि 3 की वैल्यू 2 से डिक्रीज कर दी है, तो ये है 1, है ना। सिमिलरली 2 से अपना लेफ्ट कॉल क्या था कि अपन ने 2 की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर दी है, तो ये है 1। और इधर 2 से डिक्रीज कर दिए, तो ये है n(0), है ना। तो ये वाला जो कॉल है अभी, ये n(0) वाला कॉल है, यहाँ पे ये बेस केस में चले गया कि अगर n=0 है तो रिटर्न कर दो 1। तो यहाँ से तो अपना रिटर्न आ गया 1। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 कॉल्स फिर से जाएंगे, है ना। एक जगह से आएगा रिटर्न 1, एक जगह से आएगा रिटर्न 0। अब अपन ने ये क्या किया है, लेफ्ट और राइट कॉल से जो भी हो रहा है उसको ऐड करके ऊपर रिटर्न कर दो। तो 1 और 0 को ऐड करके मैंने ऊपर कर दिया रिटर्न 1। सिमिलरली मैं जब यहाँ पे आया तब मैंने क्या बोला, लेफ्ट और राइट कॉल से जो जो चीज़ें आ रही है उनका एडिशन आप ऊपर भेज दो। तो 1 + 1 मैंने 2 भेज दिया ऊपर। सिमिलरली अब अगर मैं राइट वाले में देखूँ, तब जब यहाँ पे 1 था तब मैंने वापस से 2 कॉल करे, एक जगह एक स्टेयर चल के कॉल किया, तो यहाँ पे 0, n की वैल्यू है 0, और यहाँ पे है एक और में हो जाएगी n की वैल्यू -1, ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी -1। इस केस में एक और बेस केस पे आ गया, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न 0। इस केस में ये वाला बेस केस है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा 1। सिंपल एज दैट। ऊपर गया, इनने बोला दोनों का सम मेरे को ऊपर भेजना है, मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया 1। तो अपना अब 2 + 3 को मैं मेरा फाइनल आंसर ये मैं रिटर्न कर दूंगा। और अपन अगर इसको क्रॉस चेक भी करें तो टोटल 3 स्टेप्स के लिए अपने पास आंसर है 3 जो अपने बन रहे हैं।
तो अपन ने इसको काफ़ी अच्छे से ड्राई रन भी कर लिया, समझ भी लिया। अगर आपको रिकर्शन में इतना सा भी डाउट हो तो एस से करा करो रिकर्शन को ड्राई रन, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं इसका डीपी वाला सोल्यूशन। तो डीपी वाले सोल्यूशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कितनी स्टेप्स चल रही हैं, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 अप टिल 45 स्टेप्स चलनी है अगर मेरे को, है ना। अप टिल मेरे को चलनी है 45 स्टेप्स। ओके, तो इस केस में क्या करना चाहिए, 0 स्टेप्स में कितने तरीके हैं 0 स्टेप चलने के, ये मेरे को पता है। 0 स्टेप्स चलने के तरीके है बेसिकली लेट्स से 1 ही है, ठीक है। 0 स्टेप चलने के तरीके 1 ही है। ओके, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है तो 1 है, क्योंकि अपन ने परम्यूटेशन में भी देखा होगा 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है ना। अभी के लिए इसको 1 मान लेते, क्या पता फ्यूचर में चेंज करना पड़ जाए, बट स्टिल ठीक है। ओके, एक स्टेप चलने के कितने तरीके हैं, एक स्टेप चलने का एक ही तरीका है। 2 स्टेप चलने के कितने तरीके, अब 2 स्टेप्स चलने के तरीके बेसिकली डीपी ऑफ 2 ये कितना होगा, ये होगा कि यार अभी तक जो मैं मतलब मैं बेसिकली लेट्स से 0 1 2 है, तो मैं 2 पे कहाँ से आ सकता हूँ, मैं 0 से आ सकता हूँ, है ना। क्योंकि अगर मैंने 0 से 2 स्टेप चल दी तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, और मैं 1 से आ सकता हूँ, अगर मैंने 1 से 1 स्टेप चल दी तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास टोटल तरीके यहाँ पे 2 हो गए, और वो मैंने कैसे निकाला, डीपी ऑफ 2 इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, डीपी ऑफ 2 - 1 को चेक किया, उससे जो आंसर आ रहे थे वो तरीके टोटल, प्लस डीपी ऑफ एक तो हो गया अपना 2 - 1 और दूसरा हो जाएगा अपना 2 - 2। ये इन तरीकों से मैं आ जाऊँगा। तो ये अपना कोई से भी केस के लिए मैं ले लूँ, यही अपना आंसर बनेगा कि लेट्स से मैं nth स्टेयर पे हूँ, तो nth स्टेयर पे टोटल आने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैं nth स्टेयर पे कहाँ से आ सकता हूँ। तो nth स्टेयर पे मैं एक n - 1 से आ सकता हूँ अगर मैंने यहाँ से 1 कदम चला हो तो, ठीक है। ऑल्सो मैं n - 2 से आ सकता हूँ अगर मैंने यहाँ से 2 कदम चला हो तो, है ना। तो ये 2 तरीके ये n पे आने के, है ना। मतलब n से जस्ट पहले का नोट या तो n - 1 होगा या n - 2 होगा, और वो कब होगा, अगर मैंने यहाँ से 1 कदम चला और मैंने अगर यहाँ से 2 कदम चला है तो हर केस में अपना डीपी में आंसर होगा, डीपी फॉर एनी ith वैल्यू वो ये होगा कि डीपी ऑफ i शुड बी इक्वल्स टू डीपी ऑफ i - 1 प्लस डीपी ऑफ i - 2। ये चीज़ समझ आ गई। ये तो हो गया अपना डीपी का, और अपन ने देख लिया कुछ बेस केसेस भी कि ना, अगर मैं यहाँ पे इस केस में जब मेरी i की वैल्यू हो 1 और अगर मैं फिर ये अप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एक बनेगा डीपी ऑफ 1 प्लस एक बनेगा डीपी ऑफ अगर मैं 1 - 2 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -1। तो इस केस में तो ये नेगेटिव चलेगा ना, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, ये अपन चाहते नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 0 और 1 दोनों को बेस केस देके पहले ही डिफाइन कर सकते हैं कि इनके लिए अपना आंसर है 1, ठीक है। बाकी सारे केसेस के लिए अपन निकाल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन इस क्वेश्चन को डीपी से सॉल्व करते हैं। तो अपन ने कर दिया रीसेट, अपन ने देख लिया कंस्ट्रेंट्स, एटलीस्ट अपन को हमेशा एक स्टेयर्स तो देके रखेंगे वो, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे डीपी क्रिएट करते हैं अपन n+1 साइज़ की। n+1 साइज़ की क्यों, क्योंकि अगर 45 स्टेयर्स है, अगर n = 45 है ना, 45 स्टेयर्स है, तो अपन को डीपी ऑफ 45 एक्सेस करना है। और डीपी ऑफ i का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू रीच एट द ith स्टेयर, है ना। वैसे नंबर ऑफ वेज टू रीच एट 45th स्टेयर के लिए अपने पास होना चाहिए डीपी ऑफ 45। दैट्स वाई अपन इसको साइज दे रहे n+1, है ना, कि अगर 45 आया है तो मैंने इसको साइज दिया 46, और 46 के केस में मैं 45th इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। समझ आया। अब अपन इसको करते हैं डीपी से सॉल्व। सबसे पहले बेस केस कि डीपी ऑफ 0 होना चाहिए 1, डीपी ऑफ 1 होना चाहिए 1, है ना। या तो अपन ये कर सकते हैं, या तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिससे अपन बना रहे हैं वेक्टर से, लेट्स से वेक्टर ऑफ इंट डीपी ऑफ साइज n+1 कॉमा सबको इनिशियली 1 दे दो, वैल्यू 1 दे दो। उससे क्यों क्या, डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 दोनों के दोनों 1 से इनिशियलाइज हो गए। और उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने चला दी फॉर लूप फॉर इंट i = 2। अब मैं चलाऊंगा ही 2 से, कि कभी वो एरर आई नहीं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाली एरर आई नहीं। i = 2, i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n,
प्लस प्लस आई, है ना, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एन एंड प्लस प्लस आई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डी पी ऑफ आई शुड बी इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस टू। ठीक है, सिंपल एज दैट। अपन ने ये काम कर लिया है, डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस टू, है ना। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों 0 और 1 के लिए नहीं चलाना चाहता हूँ, क्योंकि 0 के लिए क्या होगा, ये माइनस वैल्यू देगा ना, और वो माइनस इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पे माइनस इंडेक्स में एक्सेस नहीं कर सकता। सिमिलरली 1 के लिए भी होगा कि मैं माइनस इंडेक्स को इस केस में यहाँ तो आ जाएगा डी पी ऑफ 0, बट ये आ जाएगा डी पी ऑफ माइनस वन। मैं माइनस इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मैं 0 और 1 को अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे, और उनको मैंने डायरेक्टली डाल दिया बेस केसेस में। या तो मैं ये कर सकता था, या तो आप ये भी कर सकते थे कि डी पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 या डी पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, ये दो चीज़ लिख सकते थे। या तो जो मैंने किया है सबको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज 1 से कर दिया, ये कर सकते हो। एट द एंड करना क्या है अपन को, सिंपल सा काम है, यहाँ पे करना है अपन को रिटर्न डी पी ऑफ एन, जो अपन को उनने एन प्रोवाइड करके रखा है वो। बस करते हैं अपन रन और करते हैं अपन सबमिट। तो रन में भी एक्सेप्टेड, सबमिट में भी होना चाहिए एक्सेप्टेड। ठीक है, ये अपना सोल्यूशन आप पढ़ सकते हो, इसको अच्छे से समझ सकते हो। एंड हमेशा मेरा यही रहेगा कि ऑलवेज सबसे पहले रिकर्शन से करो। टी ए लिया है मतलब आपका रिकर्शन का कॉन्सेप्ट सही है, फिर ही डी पी पे जंप करो। तो इसलिए हर डी पी के क्वेश्चन के लिए आपको रिकर्शन करते आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज give me a like. Alright, so thank you everyone, bye bye.